हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल 2023 और आप सभी लोगों का जीके जीएस की स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो इस बार अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ? बताएंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न तो आना ही आना है। पिछली बार सार्क से प्रश्न पूछा गया कि सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। आप सभी को पता है कि सार्क में कितने सदस्य हैं? कुल 8। इसमें भारत भी शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में, द हेग में है। ठीक है, तो पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जिनेवा में कहाँ किसका मुख्यालय है? डब्ल्यू और WTO का मुख्यालय। ठीक है, न्यूयॉर्क में बताइए किसका मुख्यालय है और पेरिस में किसका मुख्यालय है? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। बताएंगे सब लोग, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। देखिए, न्यूयॉर्क में जो है, जैसे यूएनओ का मुख्यालय है एंड यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है, एंड यूएनडीपी का मुख्यालय है, इन तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेरिस में बताएं किसका मुख्यालय है? बहुत अच्छे। पेरिस में आपका जो है किसका मुख्यालय है? बताएंगे सब लोग। तो पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? बताएंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 20 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950 या 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जयपुर में या जोधपुर में या उदयपुर में या अजमेर में? तो पुष्कर मेला जो आयोजित होता है ये अजमेर में आयोजित होता है। तीसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और मेला पूछा जा करता है जैसे सोनपुर का मेला, ये जो है बिहार में आपका लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? बताएंगे सब लोग, किसे बनाया गया था भाई? श्रीमती सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, बनाया गया था पहला राज्यपाल, याद रखना। इस समय राज्यपाल कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। एंड प्रथम जो सीएम थी, मुख्यमंत्री थी, वो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, याद रखना। चलिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर के मैराथन वाली क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारी की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। बताइए, आगरा, दिल्ली, करनाल या इलाहाबाद? तो ये जो है अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित किए थे? ये किए थे आगरा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे सब लोग। ये सारे के सारे प्रश्न मैं मैराथन की क्लास में करवा चुका हूँ। बताएंगे सब लोग। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन देख सकते हैं। बताएंगे सब लोग।
कलिंजर जिले में हुई थी, ठीक है, किले में, सॉरी। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजा बीरबल का संबंध किस स्थान से था? कालपी से था, ठीक है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालपी का मतलब ये है कि जो राजा बीरबल थे ये अपना कालपी में घर बनवाए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा, कहाँ भेजा थे बताए सब लोग? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजे? तो ये भेजे थे भाई तक्षशिला में, ठीक है। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे के देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है, पूरा थ्योरी वाइज इसमें दिया गया है। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एंड 2017 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। नए पैटर्न पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में इस बुक में दिया गया है एंड नीचे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक्स पूरा क्लियर किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 2022 का पेपर भी लगाया गया है एंड नीचे आप लोग इसकी आंसर शीट देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर ही लगाया गया है। यहाँ पे आंसर शीट इसकी देख सकते हैं एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत इस तरीके से की गई है। तो बहुत ही अच्छा मैटर मिल जाएगा इस बुक में। आप लोग सरकारी सीट की तैयारी चक्षु प्रकाशन की बुक से कर सकते हैं। और साथ ही इनकी जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स की लिंक दे दिया हूँ, सबसे बढ़िया है, घर बैठे आप लोग मंगवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? बताएंगे सब लोग। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज या वल्लभाचार्य या रामानंद या नामदेव? तो ध्यान रखना, संत कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद, ठीक है। तो कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद, ठीक है। 2 पॉइंट्स और नोट के लिए, जैसे कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एंड कबीर दास की जो है मृत्यु हुई थी मगहर में। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो अलग से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, चालुक्यों की या पांड्यों की? तो ये दर्शाता है पल्लवों की, ठीक है, याद रखना। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डेक्कन अधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकार है? बताएं सब लोग। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दो। जितने लोग क्लास को देख रहे हो, बहुत ही कम लाइक है, लाइक कर दिया करो, जरूर से जरूर लाइक कर दिया करो। तो वो है आपका छोटा नागपुर अधिकता। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? बताएं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भारत आपका सही हो जाएगा, अपना देश भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। चलिए, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? सभी कथनों को पढ़िए फिर आप लोग बताइए खरीफ और रबी से संबंधित कथन कौन सा ठीक नहीं है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है एंड शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। बिल्कुल सही है खरीफ के बारे में। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। बिल्कुल सही है, जो कि अभी स्टार्ट है। एंड खरीफ के जो है मुख्य धान्य है, जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, पटसन, मक्का और कपास। रबी के जो है अप्रधान्य धान्य है गेहूं, चना और जौ, अलसी। यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं और रबी की फसलें। खरीफ महीना वर्षा ऋतु में के जो है प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये तो सही है, बट ये यहाँ पे वसंत ऋतु के अंत में नहीं काटी जाती है खरीफ की फसल, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देंगे। बताएं सब लोग, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है?
सूर्य ग्रहण में, ठीक है, याद रखना। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? बिहार में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है, राजस्थान में संथाल जनजाति नहीं रहती है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा से, ठीक है, याद रखना। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है आपका व्हेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? तो वो है आपका दूसरा कृंतक, ठीक है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? व्यतिकरण या विवर्तन या परिक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो पीले लैंप होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जो पीले लैंप होते हैं उनमें जो है सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मरीचिका एक उदाहरण है किसका? बताएं भाई सभी लोग। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? केवल प्रकाश के अपवर्तन का जो है उदाहरण है मरीचिका, ठीक है। चलिए, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। व्यतिकरण, अपरावर्तन या प्रकीर्णन या अपवर्तन? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? वो आपका सांख्यिकी के क्षेत्र है, ठीक है। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो इसमें जो है किन किन राज्यों में सिंचाई होती है रिहंद बांध से? ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में जो है, दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ही है, ठीक है, याद रखना। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस नदी पर है? रेणुका नदी पर है। किस नदी पर? रेणुका नदी पर ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, नोट कर लीजिए, हसन कर्नाटक में आपका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? बताएं सब लोग। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? बताएं वो कौन सी नहर है। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो आपकी है इंदिरा गांधी नहर, याद रखना। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोनेजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम, याद रखना। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, धनिया में उपयोगी अंश कौन कौन से होते हैं? पत्ते और सूखे फल होते हैं, ठीक है। पत्ते हम लोग यूज करते हैं, सूखे फल उसके मसालों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। चलिए, मानव रुधिर का पीएच है कितना? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए, ब्लड से प्रश्न आते हैं, जैसे ओ हो गया ब्लड ग्रुप जो आपका होता है, AB हो गया, ये आपका सर्वग्राही होता है। नोट कर लीजिए अलग से, सर्वग्राही यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ओ जो है सर्वदाता होता है, यानी कि ये सबको दे सकता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अवटु यानी कि जिसे थायराइड के नाम से बोलते हैं, या परावटु, या पीयूष, या अधिवृक्क यानी कि जिसे एड्रिनल बोलते हैं। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि जो है आपकी अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि है आपकी, ठीक है। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है?
32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है, किसने कहा था? प्लेटो, रूसो या अरस्तु या लॉक्सी ने? किसने कहा था? अरस्तु ने भाई कहा था। ठीक है, चलिए 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेना। चलिए, और संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक? 60 दिन तक अगर वो जो है गायब रहता है तो अपनी सदस्यता गंवा देगा। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? तो ये है केंद्रीय सरकार में। ठीक है, याद रखना। 34 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि इनको जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये तो प्रश्न किसी का गलत होता ही नहीं होता होगा। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में हुई थी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे और श्रावस्ती में अपना जो है ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आप लोग बताएंगे गौतम बुद्ध जी का लालन पोषण किसने किए थे? क्योंकि इनकी माता जी का देहांत हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन ही, तो इनका लालन पोषण किसने किया था ये आपको बताना है। बताइए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 36 का जवाब देंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कब? 1627 में या 1674 में या 1680 में या 1670 में? 1674 में। बहुत अच्छे। चलिए, 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? बताएंगे सब लोग। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1909, 1919 या 1935 या 1945? तो ये शुरू की गई थी 1935 में। ठीक है, याद रखना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। कौन यंग इंडियन और जो है हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया के जो है संपादक कौन थे बताएं? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। बहुत ही अच्छे। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो वो लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना। आप लोगों से प्रश्न है, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ये कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो आपका है शुतुरमुर्ग। ठीक है, 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न में करवा चुका हूँ पहले की क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जेनेवा में, पेरिस में, वाशिंगटन में या वियना में? कहाँ है इसका मुख्यालय? वियना का ऑस्ट्रिया में। ठीक है, 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। याद रखना। चलिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किए थे? महमूद गजनवी ने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं इसमें? बताएं 44 का राइट आंसर क्या होगा? कौन फास्फोरस का अयस्क इसमें नहीं है? तो इसमें ग्रेनाइट आपका नहीं है। ठीक है, फास्फोरस का अयस्क। चलिए, कितने आधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? कितने आधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? एक होते हैं। ठीक है, चलिए, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ। यानी कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र का तारा, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसके पास है इस समय? चलिए बताइए। चलिए, चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 3 सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, चलिए, इसमें सम्मिलित करना है आपको, सम्मिलित करना है। 48 का जवाब देंगे सब लोग। लिग्नाइट का संबंध भाई कोयला से हो जाएगा। ठीक है, एंड बॉक्साइट एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नेटाइट लोहा हो जाएगा, पायराइट आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
मतलब एक दूसरे के आयस के लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, किस शासक ने वातापी कोड की जो है उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? बताएं सब लोग। ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी कहे थे, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में ना अपना नाम, स्कोर अपना ज़रूर बताना। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।